SST class. In today's class we are going to read our chapter 3, the Sultans of Delhi, and this is part 2 video of this chapter. In part 1 video we have already know some dynasties of Delhi Sultanate. We have already know about Khilji dynasty. Now we will discuss about the Tughlaq dynasty in this video. So let's start this chapter from Mubarak Khilji. A war of succession ensued after the death of Alauddin Khilji in 1316. 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो उनके सक्सेसर के रूप में उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके लिए एक आपसी संघर्ष चलता रहा. मलिक काफूर एंड द मलिक नाइब और वाइस रेजेंट ग्रेजुअली, जो वाइस रेजेंट थे उनके, एलिमिनेटेड हिज अपोनेंट्स एज वेल एज हेयर अपरेंट्स खैज खान. अब उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करने लगे. ही एश्यूम्ड ऑल पावर्स, उन्होंने जितनी भी पावर थी उनको अपने अंडर कंट्रोल में ले ली. हाउएवर द नोबल्स ओवरथ्रोन हिम इन द माउथ्स टाइम, लेकिन जो उनके नोबल्स थे, दरबारी थे, उन्होंने उनको मृत्यु के रूप मुंह में धकेल दिया. मुबारक खिलजी असेंड द थ्रोन, उसके बाद मुबारक खिलजी ने सिंहासन को अपने हाथ में ले लिया. इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलरिटी को हासिल करने के लिए ही अबॉलिश्ड ऑल एग्रेरियन, उसने कृषि संबंधी, एग्रेरियन मीन्स होता है कृषि से संबंधित जितनी भी पॉलिसीज थी या मार्केट कंट्रोल रेगुलेशन था जो अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में निर्धारित किया था, उन सभी को प्रतिबंधित कर दिया. ही ट्राइड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन डिक्कन एंड गुजरात बाय सेंडिंग एक्सपीडिशंस देयर. उसने अपने राजदूतों को डिक्कन और गुजरात के एरियाज में भेजकर अलाउद्दीन खिलजी की पोजीशन को गॉट करने की कोशिश की. हिज मालिक नेब खुसरो खान पुट हिज मास्टर टू डेथ, लेकिन जो उसके मालिक नेब थे खुसरो खान, उन्होंने ही अपने मालिक को मृत्यु तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया. हाउएवर ही वाज चैलेंज्ड एंड ओवरथ्रोन बाय गयासुद्दीन तुगलक, उनको चुनौती दी गई गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो उस समय पर गवर्नर हुआ करते थे दीपालपुर के, पंजाब के. उन्होंने उनको चैलेंज किया, चुनौती दी और वहां से ओवरथ्रोन कर दिया. ही फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी. इस तरह से खिलजी साम्राज्य का अंत हो गया और एक नया साम्राज्य तुगलक डायनेस्टी के रूप में डेवलप हो चुका था. तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1430 तक का इनका समय काल माना जाता है. द तुगलक डिड नॉट एडेट द पॉलिसी ऑफ, जो तुगलक साम्राज्य था वो उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था जो नॉन एक्सेशन ऑफ फार ऑफ स्टेट्स and were not constant with mere submission of such state. ना तो वो कुछ स्टेट्स को आपस में जोड़ना चाहता था, इस तरह की पॉलिसी इसके खिलाफ था और उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता था. Thus during his rule, इस तरह से अपने रूल के दौरान दिल्ली सल्तनत को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने वंडर्स टू तेलंगाना, मलाबार इन कोरोमंडल, मदुरई इन तमिलनाडु एंड देव समुद्रा इन कर्नाटका तक उन्होंने फैलाने का प्रयास किया. Whenever any territory, लेकिन जब भी वो कोई टेरिटरी को एनेक्सीड करते थे, वाज एनेक्सीड रिवेन्यू ऑफिसर्स, जो उनके रिवेन्यू ऑफिसर्स होते थे उनको एनेक्सीड किया जाता था, अपने कब्जे में लिया जाता था. दिल्ली सल्तनत वुड एक्सेस इट, उसको सपोर्ट किया जाता था. द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन अकाउंट्स ऑफ डिस्टेंट ट्रैक्ट्स एंड प्रोविंसेस. इस तरह से जो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने मेंटेन करने की कोशिश की थी उन अकाउंट्स को दूर दराज के एरियाज तक और अन्य प्रोविंसेस तक. गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक का इनका समय काल माना जाता है. गयासुद्दीन तुगलक रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अपने प्रशासन को एक नई पहचान देने की कोशिश की. उसने अपने बेटे उलग खान को उस इंपीरियल पोजीशन को जो वर्नगलर में थी उसको रिस्टोर करने के लिए भेजा था. ही सेंट ए नोबल टू डील विद रिबेलियन इन गुजरात, गुजरात में जो उनके खिलाफ विद्रोह चल रहा था उसके साथ डील करने के लिए भी उन्होंने एक दरबारी को भेजा, नोबल्स को भेजा था. ही हिमसेल्फ मार्च टू बंगाल, यहाँ तक कि वो स्वयं भी बंगाल को अपने शासन में मिलाने के लिए बंगाल की ओर उन्होंने मार्च किया था. ऑन हिज रिटर्न टू सक्सेसफुल कैंपेनिंग, जब वह अपनी सक्सेसफुल कैंपेनिंग के बाद वापस आ रहे थे तो उनके बेटे ने उलग खान, जिसको मोहम्मद तुगलक का नाम भी दिया जाता था, एक पवेलियन का निर्माण कराया जहां पर एक समारोह आयोजित किया गया उनको वेलकम करने के लिए. लेकिन वह पवेलियन क्रश कर दिया गया और वही उनकी मृत्यु का कारण बना. मोहम्मद बिन तुगलक असेंड द थ्रोन एट तुगलकाबाद, उन्होंने सिंहासन पर बैठने का जो कार्य था वो तुगलकाबाद में किया था. एंड फोर्टिफाइड रेजिडेंस ऑफ हिज डिकीज फादर, यह एक किला था
उनके पिता का घर था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड ऑफ ऑल प्रीसीडिंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए उन सब में वह सबसे अधिक एजुकेटेड सुल्तान के रूप में जाने जाते थे। ही वॉज वेल वर्स इन पर्शियन, वह बहुत कुशल थे पर्शियन, अरेबिक, तुर्किश एंड इवन संस्कृत लैंग्वेज के। ही वॉज वेल रीड इन ऑल सब्जेक्ट्स, वो बहुत कुशलता से सभी सब्जेक्ट्स को रीड कर सकते थे, जस्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड लॉजिक। मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटुक सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन उनके इल प्लान के कारण, कुशलता के साथ उनकी योजना न होने के कारण वो सभी फेल हो गए। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए अपना राजसी जो खजाना था वो इतना अधिक खर्च किया कि जो उनका राजसी खजाना था वो खाली हो गया। देयर वर आउटब्रेक ऑफ रिबेलियन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज किंगडम, उनके राज्यों में भी बहुत सारे विद्रोह उनके खिलाफ चल रहे थे, जिसके कारण और सुल्तान जो थे वो उनको कंट्रोल करने में असफल रहे। मोहम्मद बिन तुगलक डाई व्हाइल ही वाज ऑन द कैंपेनिंग ऑफ टाटा, जब वह टाटा के कैंपेनिंग पर थे तब उनकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक वाज द कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यह उनके चचेरे भाई थे। मोहम्मद बिन तुगलक डिड नॉट हैव एनी हेयर, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ना ही उन्होंने किसी को नॉमिनेट किया था। सो द 6 नोबल्स एंड उलेमा जो थे उन सब ने मिलकर फिरोज शाह तुगलक को वहां का शासक घोषित कर दिया। He tried to revive the tradition of state based on goodwill and welfare of its people. उन्होंने एक ऐसी प्रथा को रिवाइव करने का प्रयास किया जो गुडविल पर या वेलफेयर ऑफ द पीपल्स पर वर्क करती थी, जैसा कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में देखा गया था। सो ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ अपेसमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन, इस तरह से उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी को फॉलो किया जिसमें उन्होंने विभिन्न वर्गों को अप्रिशिएट करने का काम किया, जिसमें शामिल थे नोबल्स, सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्लर्गी एंड फार्मर्स हु फेल्ट एलिनेटेड अंडर मोहम्मद बिन तुगलक रीगन, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अवहेलित किए गए थे, जिनको अवहेलना की गई थी। ही लेड 2 कैंपेनिंग्स, उन्होंने 2 कैंपेनिंग्स की, बंगाल की ओर, ओडिशा की ओर, नगरकोट की ओर, एंड लेड ए कैंपेनिंग टू लोअर सिंध ऑल्सो, उन्होंने एक लोअर सिंध की ओर भी एक कैंपेनिंग की थी। दिस डिड नॉट एड द तुगलक टेरिटरीज इन दिल्ली सल्तनत, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह इनको तुगलक टेरिटरीज को दिल्ली सल्तनत में ऐड नहीं कर पाए। फिरोज शाह स्पेंड 2.5 years इन लोअर सिंध, उन्होंने 2.5 years लोअर सिंध में स्पेंड किए थे अगेंस्ट टाटा कैंपेनिंग्स। फिरोज शाह फाउंडेड द सिटी ऑफ हिसार, उन्होंने सिटी ऑफ हिसार की स्थापना की एंड डिसाइडेड टू डिग 2 कैनल्स, और डिसाइड किया कि वो 2 नहरों का निर्माण कराएंगे जो कि सतलुज और जमुना से शहरों को जोड़ती हों। ही सेट अप ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड नीडी और ज़रूरतमंद और पुअर वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने एक अलग विभाग की भी स्थापना की थी। उन्होंने एक ऐसी पेंशन योजना भी स्थापित की जो ओल्ड एज पेंशन के रूप में जानी जाती थी, और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को भी उन्होंने अपने राज्य में खोला था, जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। केस स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनके केस स्टडी। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, उन्होंने दिल्ली से देवगिरी की ओर अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, विच वाज रीनेम दौलताबाद, और इसका नाम रीनेम कर दिया गया, दौलताबाद रख दिया गया। ही वांटेड ए सेकंड कैपिटल इन द साउथ, वह एक सेकंड कैपिटल भी रखना चाहते थे साउथ की ओर, जिससे कि वो वहां पर ग्रेटर कंट्रोल स्थापित कर सके साउथर्न प्रोविंसेस पर। ही प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड्स दौलताबाद की जो सड़कें थी उनके दोनों ओर ट्रीज लगाए गए। ही ऑल्सो मेड प्रोविजंस फॉर हाल्टिंग स्टेशंस एवरी 2 miles, उसने यह भी योजना की कि जितने भी स्टेशन रोड्स हैं उन पर 2 मील की दूरी पर स्टेशन स्थापित किए जाएं। अरेंजमेंट वर मेड फॉर फूड एंड वाटर फॉर दीज स्टेशंस, और इन स्टेशंस पर पानी की और भोजन की व्यवस्था की जाए। ईच स्टेशन हैज सूफी सेंट्स वाज सेंशन्ड एज ए खानका, जो भी सूफी सेंट्स थे उनको खानका के रूप में अपॉइंट किया गया था। द न्यू सिटी हैड बीन डिवाइडेड इनटू वार्ड, जो नए नए शहर थे उनको वार्ड्स में डिवाइड किया गया, एंड सेपरेट क्वार्टर फॉर ट्रूप्स, और सेनाओं के लिए जो ट्रूप्स थे वो अलग रखे गए। नोबल्स, सिविल सर्वेंट्स के लिए जो क्वार्टर्स थे वो अलग रखे गए। मॉस्क्यूज, मार्केट्स एंड पब्लिक बेंच वर बिल्ट इन ईच लोकेलिटी, हर एरियाज में मार्केट्स, पब्लिक बाथ, ये सब वहाँ पर डेवलप किए गए। द सुल्तान एक्सर्टेड प्रेशर ऑन हिज दिल्ली नोबल्स टू शिफ्ट दौलताबाद, जो सुल्तान थे उनका जो प्रेशर था, दबाव था दिल्ली से
जो दिल्ली नोबल्स को शिफ्ट करने का दौलताबाद में। द जर्नी वाज लॉन्ग एंड वाज अंडरटेकन इन द मंथ ऑफ समर, सो मैनी पीपल डाइड ऑन द वे। अब यह जो प्रयास उन्होंने किया उस यात्रा में, उन्होंने जो शुरुआत की थी यात्रा की वो समर सीजन में की, इस कारण से बहुत सारे पीपल उनके इस यात्रा के दौरान मारे गए। मोस्ट मिग्रेंट वर नॉट हैप्पी विद द रिलोकेशन, जो बहुत सारे पीपल्स थे वो इस रिलोकेशन से मीन्स अपने नोबल्स को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने की लोकेशन से खुश नहीं थे। मीनवाइल दिल्ली वाज नॉट डेजर्टेड, इस तरह से जो दिल्ली वाज नॉट डिजर्टेड, लेकिन फिर भी जो दिल्ली थी वो डेजर्टेड नहीं हुई। इन 1334-35 देयर वाज रिबेलियन इन कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट पर भी वहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हो गई। तुगलक मार्च टू सप्रेस द रिबेलियन, तुगलक को वहाँ पर जाना पड़ा उस रिबेलियन, उस विद्रोह को खत्म करने के लिए। हाउएवर इन बिटवीन देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ बबनिक प्लॉग, इस तरह से एक आउटब्रेक वहाँ पर देखने को मिला। द सुल्तान हिमसेल्फ वाज टेकन इल, उस समय पर सुल्तान स्वयं भी बीमार हो गए। एंड रिमोर्स ऑफ हिज डेथ वाज स्प्रेड, और इस तरह से जो उसकी मृत्यु के साथ वह बीमारी वहाँ पर फैलती चली गई। एट दिस जॉन्टिक्सर द सुल्तान्स परमिटेड द नोबल्स टू रिटर्न टू दिल्ली, अपनी इस बीमारी के कारण जो सुल्तान था उसने अपने नोबल्स को दिल्ली रिटर्न करने के लिए परमिशन दे दी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, टोकन करेंसी को उन्होंने प्रेजेंट किया। मोहम्मद बिन तुगलक इशू टोकन करेंसी इन कॉपर एंड ब्रास, उन्होंने कॉपर और ब्रास की करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। विच वर बेक्ड बाय सिल्वर एंड गोल्ड कैप्ट इन ट्रेजरी, जो कि किसकी तुलना में लॉन्च की गई, सिल्वर और जो गोल्ड की ट्रेजरी में खजाने में रखी गई करेंसी थी उसकी तुलना में उसको लॉन्च किया गया था। द टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस बाय तुगलक फेल्ड, लेकिन उसकी यह पॉलिसी भी फेल हो गई क्योंकि ही डिड नॉट प्रिवेलेंट फॉरेन्स टू न्यू कॉइन्स, उसने जो फॉरेन इसके लिए फॉरगिंग के लिए न्यू कॉइन्स उसने अपॉइंट नहीं किए। दिस स्टेट सफर्ड ह्यूज लॉस, जिसके कारण जो राज्य थे उनको बहुत बड़ा लॉस सफर करना पड़ा। एंड लैंड रिवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कॉपर एंड ब्रास कॉइन, अब जो कर था वो कॉपर और ब्रास में कलेक्ट किया जाता था। देयर वाज सच अबाउंडेंस ऑफ दीज न्यू कॉइन्स दैट देयर वैल्यू डेप्रिशिएटेड, इतनी मात्रा में ये न्यू कॉइन्स यहाँ पर देखे जाने लगे कि जो उनकी कीमत थी वो घटती चली गई। दिस इवन कोज डिसरप्शंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य में भी वहाँ पर विनाश देखने को मिला। सो द सुल्तान वाज फोर्स्ड टू कैंसिल द टोकन कॉइन्स, इस तरह से उसको मजबूरन उन टोकन कॉइन्स को कैंसिल करना पड़ा। ही रिडीम्ड द टोकन कॉइन्स विद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, और उसने फिर से टोकन कॉइन्स को गोल्ड और सिल्वर में प्रेजेंट करने का ऑर्डर दिया। खुशरेन पॉलिसी, मोहम्मद बिन तुगलक रिक्रूट्स द लार्ज आर्मी फॉर इल प्लान खुशरेन एंड कोराचियंस एक्सपेडिशंस, उसने जो अपनी लार्ज आर्मी थी वो एक इल प्लान बुरे योजना के साथ शुरू की थी। दिस कॉस्टेड हिज डेयरली, जिसका नुकसान उसको बड़ी मात्रा में फेस करना पड़ा। टैक्सेशन पॉलिसीज, तुगलक की जो पॉलिसीज थी एंड एक्सेसिव एक्सरीज ऑफ कंपेलिंग रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन हिज किंगडम, उसने अपनी रिवेन्यू पॉलिसीज को और अपने राज्यों के खर्चों के लिए जो पॉलिसीज निर्धारित की वो भी अब्यूज के रूप में जानी जाती हैं। रिपोर्ट्स वर कैंसल्ड फ्रॉम द गवर्नर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस, जितनी भी रिपोर्ट्स थी जो उनके गवर्नर्स के द्वारा तैयार की गई थी प्रोविंसेस के लिए वो कैंसिल कर दी गई। एंड सो मोहम्मद बिन तुगलक कम टू नो द एग्जैक्ट रिवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ ईच पॉलिसीज, इस तरह से उसको पता चला एग्जैक्ट रिवेन्यू का और उन खर्चों का जो उनकी प्रोविंसेस पर हो रहा था। दिस प्रूव्ड टू बी वेरी इफेक्टिव इन सेटिंग अप द रिवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द रीजन, इस तरह से अपने क्षेत्रों में रिवेन्यू पॉलिसीज को सेट करने में ये बहुत कारगर साबित हुआ। हायर फॉर द फर्टाइल एरियाज एंड कंपेरेटिवली लोअर फॉर द लेस फर्टाइल रीजन, उसने जो रिवेन्यू पॉलिसीज लागू की उसमें जो फर्टाइल रीजन्स थे वो उनमें हायर पॉलिसी रखी और जो लेस फर्टाइल रीजन्स थे उसमें कंपैरेटिवली लोअर पॉलिसीज को फॉलो किया, जैसे कि गंगा यमुना दोआब एरिया। द रिवेन्यू वाज इंक्रीज बाय 20 फोल्ड, और जो रिवेन्यू था उसको इंक्रीज कर दिया जाता था 20 फोल्ड से। अनफॉर्चुनेटली इट वाज इम्प्लीमेंटेड व्हेन दिस रीजन वाज फेसिंग ए सेवरल फेमाइन क्राइसिस, लेकिन दुर्भाग्यवश यह इम्प्लीमेंटेशन भी सफल नहीं हो पाया जब वहाँ पर उनको फेमाइन भुखमरी का सामना करना पड़ा। दिस कोज अपरेशंस ऑफ पीजेंट्री एंड कॉन्क्वेस्ट वाइड स्प्रेड पीसेंट्स अपराइजिंग, इस तरह से इसके कारण जो किसान थे वो बड़ी मात्रा में अपराइजिंग, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में संघर्ष देखना पड़ा और वहाँ पर भी गिरावट महसूस की गई।
दिस ऑल्सो कोज एपिडेमिक्स एंड फेमाइन्स, इस तरह से वहाँ पर बीमारियाँ और भुखमरी ये सब चीज़ें देखी गई। टू डील विद फेमाइन्स, इन भुखमरी को डील करते हुए रियल कैंप्स वर ओपन एट दिल्ली, दिल्ली में कैंप्स लगाए गए। द सुल्तान्स इन ऑर्डर टू एनकरेज एग्रीकल्चर also advanced loans to dig wells and buy seeds and implements। सुल्तान को एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए लोन लेना पड़ा, उन्होंने वेल्स खुदवाए, बाय सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक also extended barren lands for cultivation in increase लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए जो बंजर ज़मीनें थी उनको भी प्रिपेयर करने का प्रयास किया गया। दिस आइडिया वाज गुड, यह आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन यह भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सैयद डायनेस्टी, खैर खान का जो साम्राज्य था वो 1414 से 1421 तक माना जाता है। द सैयद डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय खैर खान, इसकी स्थापना खैर खान के द्वारा की गई थी। ही वाज अपॉइंटेड बाय तिमूर टू बी गवर्नर ऑफ मुल्तान। Khair Khan took control over Delhi on May 28, 1414 and founded the Sayyid dynasty। 28 मई में कंट्रोल किया गया दिल्ली के सल्तनत पर और सैयद डायनेस्टी की शुरुआत हुई। मुबारक शाह सैयद, खैर खान वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, उनके बेटे के द्वारा उनको उत्तराधिकारी के रूप में सक्सीड किया गया मुबारक खान के द्वारा। मुबारक शाह स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज मुइजुद्दीन मुबारक शाह इन हिज कॉइन्स, उसने अपने सिक्कों पर अपने नाम को मुइजुद्दीन मुबारक शाह के रूप में मेंशन किया है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हिज रूल कंट्रोलिंग रिबेलियन एंड नोबल्स, लेकिन उसका जो शासनकाल था वो पूरे समय उन विद्रोहों को कंट्रोल करने में ही निकल गया जो उसके नोबल्स के द्वारा किए जा रहे थे। मोहम्मद शाह सैयद, आफ्टर द डेथ ऑफ मुबारक खान की मृत्यु के बाद उनके भतीजे को सिंहासन पर बैठाया गया एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान मोहम्मद शाह, और उन्होंने अपने आप को सुल्तान मोहम्मद शाह के रूप में प्रेजेंट किया। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, जस्ट बिफोर मोहम्मद शाह डाइड, उनकी मृत्यु से जस्ट पहले ही कॉल्ड हिज सन अलाउद्दीन फ्रॉम बदून एंड नॉमिनेट हिम हिज एज सक्सेसर, उन्होंने बदून से अपने बेटे को बुलाया और उसको नॉमिनेट कर दिया एज हिज सक्सेसर। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी अलाउद्दीन शाह वॉलंटरी अबिडिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ बहलूल खान लोदी, लेकिन अब लास्ट रूलर के रूप में, इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर के रूप में अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी जो थ्रोन था, सिंहासन था, वो बलबन खान लोदी के रूप में के फेवर में एब्डिकेट कर दिया, उसको समर्पित कर दिया इन 1451 एंड लेफ्ट फॉर बदून, और वहां से बदून चले गए। ही कंटिन्यूड टू लिव देयर टिल हिज डेथ इन 1478, और वहां पर अपनी मृत्यु तक वो वहीं पर स्थापित रहे। लोदी डायनेस्टी, बहलोल लोदी, इन 1451 बहलोल लोदी एंड अफगान चीफ, जो एक अफगान चीफ थे, उन्होंने लोदी डायनेस्टी की स्थापना की। ही सप्रेस्ड रिबेलियन एंड इंस्टॉल्ड लॉयल अफगान नोबल्स इन स्ट्रेटेजिक पोजीशन, उन्होंने उन सभी विद्रोहों का खात्मा किया और एक अफगान नोबल्स को स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर स्थापित किया। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द सल्तनत टू पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड बिहार, उन्होंने सल्तनत की जो बाउंड्रीज थी उनको कुछ पंजाब के कुछ हिस्सों और बिहार तक स्थापित करने का प्रयास किया। सिकंदर लोदी, निजाम शाह एंड सिकंदर लोदी एज ही इज मोर पॉपुलरली नोन वाज अनदर पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, उनको भी इस राजवंश का पावरफुल रूलर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज को बिहार तक फैलाने का प्रयास किया था। द नोबल्स इनवाइट बाबर द रूलर ऑफ काबुल, उसके बाद जो नोबल्स थे उन्होंने काबुल के जो शासक हुआ करते थे उस समय पर, बाबर उनको भारत में आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया। बाबर लोदी से मिले इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एंड डिफीटेड लेटर लीडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, और उसको हराने के बाद मुगल एम्पायर की शुरुआत भारत में देखी जाने लगी। अब किस तरह का प्रशासन व्यवस्था सल्तनत पीरियड की मानी जाती है? द मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इवॉल्व अंडर दिल्ली सल्तनत वाज इंस्पायर्ड बाय द अब्बासिड्स, जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन था वो अब्बासिद से इंस्पायर्ड था। सो इट वाज थियोरेटिक इन कैरेक्टर, विशेषताओं में ये सैद्धांतिक था। एंड इन दिल्ली सल्तनत वाज इस्लामिक स्टेट, और दिल्ली सल्तनत का जो समय काल है वो एक इस्लामिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। द हेड ऑफ द स्टेट वाज रिगार्डेड एज द रिलीजियस लीडर ऑफ द पीपल,
इस तरह से जो इनके लीडर्स थे वो धार्मिक लीडर्स के रूप में जाने जाते थे। इट वॉज बिलीव दैट ही डिराइव्स हिज अथॉरिटी फ्रॉम गॉड। ऐसा माना जाता था कि उनकी जो अथॉरिटी थी वो गॉड से उनको मिली है। इंडियन ऑलरेडी हैड द ट्रेडिशन ऑफ मोनार्शियल रूल्स। भारत में पहले से ही राजसी व्यवस्था चल रही थी, असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको काउंसिल्स मिनिस्टर्स के जो काउंसिल्स होती थी, समिति होती थी, वो उनको सहयोग करती थी। वी मे से दैट सम ऑफ इंस्टीट्यूशन अंडर दिल्ली सल्तनत वर कैरिंग फॉरवर्ड बाय द ओल्ड सिस्टम। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य चल रहा था वो भी इसी ओल्ड सिस्टम को फॉलो कर रहा था। द सुल्तान, द तुर्किश रूलर ऑफ दिल्ली अस्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। जो तुर्किश रूलर्स थे उन्होंने दिल्ली के शासकों को सुल्तान का नाम दिया था, टाइटल दिया था। द वर्ड सुल्तान मीन पावर और अथॉरिटी। सुल्तान शब्द का मीनिंग होता है पावर या अथॉरिटी। द सुल्तान ऑफ दिल्ली वर इंडिपेंडेंट। ये शासक इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट रूलर्स थे और अपनी टेरिटरीज पर इंडिपेंडेंटली शासन करते थे। ऑल द पावर्स ऑफ स्टेट वेदर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मिलिट्री। यहाँ पर जितनी भी पावर्स थी वो तीनों रूप में देखी जाती थी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मिलिट्री वर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सुल्तान। लेकिन जो इनका नियंत्रण था वो पूरी तरह से सुल्तान के हाथ में होता था। ही मेड ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द हाई ऑफिसर्स। और यहाँ पर सभी पोजीशंस पर हाई ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते थे। मिनिस्टर्स, द सुल्तान वर असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के रूप में वजीर, प्राइम मिनिस्टर के रूप में आरिज़ मामलिक वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री एंड डिफेंस and Diwan-e-Insha was responsible for record of royal courts. Provincial and local governments. The territories of the Sultanate were broadly divided into two parts. यहाँ पर टू पार्ट्स में सल्तनत को डिवाइड किया गया था, खालसा और लैंड अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड जागीर्स विच वर लैंड अंडर इंडिपेंडेंट हिंदू चीफ, जहाँ पर जो कंट्रोल होता था वो हिंदू चीफ का पाया जाता था। द खालसा लैंड वाज प्रक्लेज आउट इनटू इक्तास। जो खालसा लैंड्स थी वो इक्तास के कंट्रोल से बाहर थी, विच कंप्राइज रेंट फ्री, जिनको रेंट फ्री लैंड के रूप में जाना जाता था मुस्लिम नॉबलिटीज़ के लिए। दिस कंप्राइज द रीजन ऑफ लाहौर एंड मुल्तान। इसमें लाहौर, मुल्तान, दोआब और गैंगटिक वैली रीजन्स का एरिया माना जाता था। द फार ऑफ प्रोविंसेस ऑफ गुजरात, मालवा, बिहार एंड बंगाल एंड डिकेन वर प्लेस्ड अंडर चार्ज ऑफ गवर्नर्स। इन सभी एरियाज़ की जो लैंड थी वो गवर्नर के कंट्रोल में चलती थी, जिनको वालिस या मुख्तास कहा जाता था। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में कार्य करती थी। द गवर्नर वाज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू सुल्तान। गवर्नर जो होते थे वो पूरी तरह से सुल्तान के लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट लेविड 4 टैक्सेस। ये 4 तरह के टैक्स अपनी जनता पर लगाते थे, जक़ात, खुजराज, काम एंड जाजिया। एक रिलीजियस टैक्स होता था जिसको ज़कात का नाम दिया गया था। लैंड पर लगाए जाने वाले टैक्स को खराज कहा जाता था। एंड स्टेट शेयर ऑफ प्लंडर एक्वायर्ड बाय द सोल्जर्स। वह स्टेट जो शेयर की जाती थी सोल्जर्स के द्वारा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वार, उस पर खाम नामक टैक्स लगाया जाता था। जाजिया इज ए टैक्स ऑफ नॉन मुस्लिम पीपल्स। ऐसे पीपल्स जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी में काउंट होते थे उन पर जाजिया टैक्स इम्पोज किया जाता था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य संचालन कैसे होता था। द आर्मी ऑफ तुर्क्स कंप्राइज इन्फेंट्री, कैवलरी एंड वार एलिफेंट्स। जो सेक्शन था उसमें इन्फेंट्री, कैवलरी एंड वार एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता था। द सोल्जर्स यूज्ड बो एंड एरो, स्पीयर्स, शॉर्ट्स, बैटल एक्स, डैगर्स, शील्ड्स एंड प्रोटेक्टिव headgears in the wars. The horseman and his horses were well protected. जो horsemen होते थे और उनके horse होते थे उनको आयरन कवर से और आयरन शेल से प्रोटेक्ट किया जाता था। Elephants were also used for quick transportations of arrangements and soldiers. जो एलिफेंट्स होते थे उनको तुरंत ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स के लिए और सोल्जर्स के रूप में यूज़ किया जाता था। Catapults and such other mechanical devices were also used hurling big stones on enemies. जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको शत्रुओं पर डालने के लिए इस तरह की मैकेनिकल डिवाइसेस को भी यूज़ किया जाता था। अलाउद्दीन रेज्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड वेल इक्विपाइड स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में एक वेल इक्विपाइड स्टैंडिंग आर्मी को डेवलप किया था।
who were paid in cash, but his succession fails to maintain it. इनको कैश पेमेंट दी जाती थी, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी थे वो उनको मेंटेन करने में असफल रहे थे। इस कारण से यह व्यवस्था असफल हो गई। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ? नो सिंगल एम्पायर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंत के लिए हम किसी एक शासक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। देयर वर न्यूमरस पावरफुल नोबल्स। यहाँ पर बहुत सारे शक्तिशाली शासक हुए, उनके एंड हु हैड आइदर ए क्लान फॉलोइंग टू देयर ओन स्ट्रॉन्ग लिंक्स। उन्होंने बहुत सारे समूह बनाए जो उनके पावर को इंक्रीज करने में उनके लिए हेल्पफुल थे। दीज क्लान्स और लिंक्स, ये सब क्लान समूह या लिंक्स ऑलवेज रिबेल व्हेन सेंस्ड एनी वीकेंड इन सेंट्रल अथॉरिटी। लेकिन ये सभी समूह हमेशा विद्रोह में खड़े रहे जब भी उनको कोई सेंट्रल अथॉरिटी पर वीक शासक दिखाई दिया। दे वर पावरफुल एंड एम्बिशियस। इस तरह से ये जो क्लान थे पावरफुल थे और महत्वाकांक्षी थे। इट बिकेम इवन मोर डिफिकल्ट व्हेन दे वर पोस्टेड एज गवर्नर्स एज डिस्टेंट प्लेसेस। यह सबसे अधिक डिफिकल्ट तब हो गया जब इनकी पोस्टेड गवर्नर्स के रूप में दूर दराज के एरियाज में, जस्ट लाइक बंगाल, सिंध, गुजरात और दौलताबाद में होने लगी। देयर वर स्ट्रगल फॉर सक्सेशन इन विच एम्बिशियस नोबल्स फाउंड अपॉर्चुनिटी टू फर्दर देयर इंटरेस्ट। जहाँ पर भी उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, ये नोबल्स वहाँ पर विद्रोह में खड़े हो गए और अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, सक्सेशन के लिए वार करने लगे। ईच ऑफ दिस ग्रुप्स वाज इनकम्पिटेबल एंड यूनिटी ऑफ सुल्तान सल्तनत। इस तरह से जितनी भी सल्तनत पीरियड काल की यूनिटी थी, उन सबको ख़त्म करने के लिए ये सब समूह जिम्मेदार माने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत पीरियड विटनेस ए सेंट्रलाइज्ड एंड मिलिट्रिस्टिक स्टेट। दिल्ली सल्तनत की जितनी भी स्टेट्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड और मिलिट्रिक स्टेट्स के रूप में जानी जाती हैं। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। दिल्ली सल्तनत का काल गवाह रहा है आर्थिक प्रॉस्पेरिटी का और कल्चरल डेवलपमेंट का। देयर वाज ए ग्रोथ ऑफ इन एग्रीकल्चर, लिटरेचर एंड म्यूजिक ऑल्सो, और जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इन द कोर्स ऑफ इट्स रैपिड डिसइंटीग्रेशन बिटवीन 1335 टू 1400, जो तीव्र गति से विनाश देखने को मिला, पतन देखने को मिला, इस समय काल के दौरान देयर अरोज रीजनल एंड प्रोविंशियल स्टेट एंड फेडरल प्रिंसिपैलिटीज अलॉन्ग विद टू ग्रेट किंगडम्स ऑफ बहमनी एंड विजयनगर। बहमनी एंड विजयनगर की जो दो राज्य माने जाते हैं, इन दोनों क्षेत्रों में प्रोविंशियल एंड क्षेत्रीय स्टेट्स के रूप में जिनको जाना जाता था, यहाँ पर तेज गति से इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, विघटन देखने को मिला था। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू आप इस चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं, शॉर्ट वे में सभी टर्म्स को जान सकते हैं। We have already discussed book work and question answers in live class, so you will complete your work with the provided videos and PDFs. So understand this chapter very well and try to read this chapter with the help of your book and video also. Till then, thank you.